हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए लेक्चर वीडियो, एक क्रेश कोर्स लेक्चर वीडियो जो उसके अपलोड किए जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में क्लासें हैं वो समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लास के दौरान अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली आपके डाउट को ऑन द स्पॉट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स मेरे सामने ही चल रहा है। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि पेनक्रेटाइटिस है, तो पेनक्रेटाइटिस के बारे में हम देखेंगे। तो आप सब देख रहे हैं, पिछले एक दो क्लासों से हमने पेनक्रेटाइटिस के बारे में डिस्कशन किया था। तो पेनक्रेटाइटिस के डिस्कशन में हमने अब तक क्या क्या देखा है, ठीक है। पेनक्रेटाइटिस के डिस्कशन में हमने अब तक क्या क्या देख लिया वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो पेनक्रेटाइटिस के डिस्कशन में हमने देख लिया है कि पेनक्रेटाइटिस है वो होता क्या है। पेनक्रेटाइटिस है वो होता क्या है वो हम लोगों ने देख लिया है। आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखना है, ठीक है। पेनक्रेटाइटिस की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। पेनक्रेटाइटिस है वो अक्यूट एंड क्रोनिक टाइप का था, वो हम देख चुके हैं। पेनक्रेटाइटिस के कॉजेज के बारे में बात करी तो पेनक्रेटाइटिस के कॉजेज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ये क्लास लेते समय अगर किसी भी कोज के बारे में एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होंगी ये क्लास से। डाउट है प्लीज आप बिना किसी हेजिटेशन के आप डाउट पूछ सकते हैं। कोजेज ऑफ पेनक्रियाटाइटिस के बाद हमने देखा था असेसमेंट ऑफ पेनक्रियाटाइटिस की। पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है वो अराइज होते हैं, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स उनका क्या रीजन होता है, वो सारा हम डिटेल तरीके से हम लोग देख चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट साइन, जैसे कि क्यूलिन साइन और जो टर्नर साइन है उनके बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा कि क्या होता है। तो क्यूलिन साइन में क्या हो रहा था, जो पेरी अम्बिलिकल एरिया था वो क्या हो रहा था, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ये क्या है, अम्बिलिकस। ये क्या है, ये है अम्बिलिकस, ठीक है। और जो टर्नर है उसके अंदर क्या हो रहा था, फ्लैंक रीजन हो रहा था। उसमें क्या हो रहा है, फ्लैंक रीजन है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, फ्लैंक रीजन के अंदर क्या हो रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ये दोनों पेनक्रियाटाइटिस के इंपॉर्टेंट साइन है, जो कि एक नर्स और जो कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही क्या कर सकता है, असिस्ट करता है। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा। अगर फिर भी आपको ये समझ में आया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ लीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बात करी थी इंपॉर्टेंट साइन, क्यूलिन साइन और टर्नर साइन की मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद हमने देखा था, हम देख रहे थे इंटरवेंशन देख रहे थे। तो इंटरवेंशन में हमने देखा था कि एनपीओ स्टेटस मेंटेन रखना है। पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन के अंदर क्या करना है, एनपीओ। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू बनता है कि एनपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। एक एमसीक्यू बनता है, क्या बनता है कि एनपीओ की फुल फॉर्म क्या हो रही है, एनपीओ। एनपीओ की फुल फॉर्म होती है नील पर ओरल, ठीक है। आपको मुंह से कुछ भी नहीं खाना है ना कुछ पीना है, उसे बोलते हैं एनपीओ या एनबीएम, नथिंग बाय माउथ, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं जो कि मेडिकल साइंस जो भी मेडिसिन के अंदर या जो भी आपकी नर्सिंग है उसके अंदर यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर। उसके बाद हमने देखा था कि हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन रखना आईवी फ्लूइड्स के साथ, ठीक है। अगर आप पेशेंट को एनपीओ रख रहे हो, मुंह से अगर कुछ भी खाने पीने नहीं दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा आईवी फ्लूइड्स के साथ, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स में आप नॉर्मली आइसोटोनिक फ्लूइड्स हैं वो प्रीफर किए जाते हैं, साथ ही साथ हाइपरटोनिक, ताकि डेक्सट्रोज वगैरह है वो प्रीफर की जाती है ताकि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था कि एनजी ट्यूब है, उसका आप लोग उसको क्या करना है, हमें डिकम्प्रेशन, बावल डिकम्प्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक एसिड है, स्टमक के डिस्टेंशन को प्रिवेंट करने के लिए जो गैस्ट्रिक एसिड है उसको हमें एक्सपीरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनजी ट्यूब है उसको एनजी ट्यूब है वो लगा करके रखनी होगी। बावल डिकम्प्रेशन के साथ में एक इम्पोर्टेंट फंक्शन में आप लोगों को बताना चाहूंगा स्टूडेंट की, बावल डिकम्प्रेशन कर रहे हो तो उस समय क्या हो सकता है, क्योंकि आप क्या करते हो जब बावल डिकम्प्रेशन कर रहे हो तो HCl को आप क्या कर रहे हो, रिमूव। बावल डिकम्प्रेशन के दौरान HCl है, क्योंकि स्टमक के अंदर ट्यूब है वो HCl जो भी बनेगा उसको बाहर निकालेगी। तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो आती है आपकी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है वो होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखना है ड्यूरिंग द केयर ऑफ ए पेशेंट विथ एनजी ट्यूब सक्शनिंग कंटिन्यूअस आरटी सी आर टी एस बोल CRTS
कंटिन्यूस राइल्स ट्यूब सक्शनिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं CRTS। सीआरटीएस लिख के चले जाते हैं डॉक्टर, ठीक है। कंटिन्यूस राइल्स ट्यूब सक्शनिंग है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। हमें ध्यान रखना है, हमें एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर हमें एबीजी एनालिसिस है वो परफॉर्म करना है। एबीजी एनालिसिस है वो परफॉर्म करना है, ताकि हमें ये पता लग सके कि पेशेंट के जो बायोकेमिकल्स हैं उनके अंदर कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है कि हमें पेशेंट के पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट के अंदर क्या होता है, सीवियर पेन होता है, अनबियरेबल सीवियर पेन होता है। तो सीवियर पेन को रिलीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपियोइड ड्रग्स का उनका यूज करना होता है। ओपियोइड ड्रग्स का हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब भी आप ओपियोइड ड्रग्स को यूज करोगे, जब भी आप ओपियोइड ड्रग्स को यूज करोगे, प्रिस्क्रिप्शन के साथ करोगे, ठीक है। कि जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तब तक आप पेशेंट को कोई भी ओपियोइड यानी कि कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के। बट ओपियोइड्स के लिए हमें खास ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ ओपियोइड्स के क्या होते हैं, जो एम्पूल होते हैं उनको आप डिस्कार्ड नहीं करते, उनको सेव करना होता है और उनको वापस से जमा करवाना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि ड्यूरिंग द केयर ऑफ पेशेंट विथ ओपियोइड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्या करनी होती है, ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओपियोइड ड्रग्स है, ओपियोइड ड्रग्स है, ओपियोइड ड्रग, ओपियोइड ड्रग्स वो क्यों दे रहे हैं हम, ओपियोइड ड्रग्स क्यों दे रहे हैं, टू रिलीव द पेन, टू रिलीव द पेन, पेन को रिलीव करने के लिए हम ओपियोइड ड्रग्स देंगे। तो ओपियोइड ड्रग्स के जो एग्जांपल है उनके अंदर हम कौन कौन सी ओपियोइड ड्रग्स है वो यूज कर सकते हैं। उसकी बात करें तो कोडीन यूज कर सकते हैं, कोडीन यूज कर सकते हैं। कोडीन के बाद अगर हम यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं ट्रामाडोल। डोल कोडीन क्या है, नेचुरल ओपियोइड, और ट्रामाडोल क्या है, सिंथेटिक, सिंथेटिक ओपियोइड। तो ये इसके अंदर चेंजेस होते हैं। ये दोनों मेडिकेशंस पेन किलर, पेन को रिलीव करने के लिए पेन किलर के रूप में यूज की जाती हैं, एनाल्जेसिक्स के रूप में यूज की जाती हैं ड्यूरिंग द केयर और ड्यूरिंग द केयर एंड केस मैनेजमेंट ऑफ पेनक्रियाटाइटिस। जब पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हमें इन मेडिकेशन का ओपियोइड ड्रग्स का यूज करना है, ताकि पेशेंट के पेन को हम क्या कर सकें, रिलीव कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो पहले थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा है अब हमारा कि हमें क्या एडमिनिस्टर करना है, एडमिनिस्टर द एंटासिड। अब क्या क्या एडमिनिस्टर करने हैं, एडमिनिस्टर द एंटासिड, एंटासिड्स हमें एडमिनिस्टर करनी है। क्या एडमिनिस्टर करनी है, एंटासिड्स हमें क्या करने हैं, एडमिनिस्टर करनी है। तो एंटासिड्स एडमिनिस्टर करेंगे तो एंटासिड्स का एग्जांपल देखिए तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बढ़िया एग्जांपल है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं हम पेशेंट को। दूसरा हम क्या दे सकते हैं एज एंटासिड के रूप में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एंटासिड के रूप में। ये क्या करेंगी, ये ड्रग्स जाकर के क्या काम करती हैं, ये ड्रग्स जाकर के क्या काम करेंगी, न्यूट्रलाइज द, न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक, न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड, न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड। ये गैस्ट्रिक एसिड को क्या कर देती है स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या नहीं होगा, स्टिमुलेशन नहीं होगा। गैस्ट्रिक एसिड अगर रिलीज होता है तो पेनक्रियाज भी साथ में स्टिमुलेट होता है, और वो क्या करता है, अपने पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का सिंथेसिस करने की कोशिश करता है। बट वो इन्फ्लाम्ड होने की वजह से काफी सीवियर कंडीशन है, एंजाइम्स है वो ऑटोडाइजेशन की प्रोसेस है वो कर देते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेनक्रियाज के स्टिमुलेशन को हमें कम से कम करना है, मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करनी है। तो ये तो था एंटासिड्स के बारे में। दूसरा हमें क्या देना है, देखो एंटासिड्स के बाद हमें H2 रिसेप्टर ब्लॉकर,
हमें देना है दूसरा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर हम बात करें तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर आएंगी रेनिटिडीन। कौन सी मेडिकेशन आ जाएगी? रेनिटिडीन मेडिकेशन आ जाएगी। ठीक है, रेनिटिडीन मेडिकेशन आएगी। के लिए कौन सी मेडिकेशन आ जाएगी? रेनिटिडीन हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, रेनिटिडीन हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो कि क्या है? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिकेशन है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को लंबे टाइम तक याद रह सके। अगर आपके पास एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सको। आई थिंक अब तक की क्लास में आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट आ जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब क्या देनी है हमें? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआई। पीपीआई के रूप में अगर एग्जांपल देखें तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल, पेंटोप्राजोल एडमी की पेंटोप्राजोल जो ड्रग है वो क्या करती है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम करती है, जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को क्या करता है? मिनिमाइज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वहां पे पेनक्रियाज है वो भी स्टिमुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पेंटोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम देंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये मेडिकेशन हम पेशेंट को दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? देखो, एंटासिड्स है, गैस्ट्रिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर रही है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, वो भी पेनक्रिया जो आपका गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन है, वेगल स्टिमुलेशन, उसको कंट्रोल कर रही है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, वो क्या कर रही है? वो भी गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। और ये तीनों दवाइयां जब गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करती हैं तो ये इनडायरेक्टली इफेक्ट के साथ ये क्या करती हैं? डिक्रीज द क्या कर देती है ये? डिक्रीज द पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन। डिक्रीज द पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन। ये पेनक्रियाज के स्टिमुलेशन को भी कम कर देती हैं, और पेनक्रियाज का स्टिमुलेशन अगर कम होगा तो क्या होगा? डिक्रीज। पेनक्रियाज का स्टिमुलेशन अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज पेनक्रियाटिक जूस प्रोडक्शन। पेनक्रियाज के जूस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब पेनक्रियाज के जूस का अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा? रिलैक्स टाइम फॉर हीलिंग। पेनक्रियाज के जूस का प्रोडक्शन कम हो गया तो डिक्रीज डिक्रीज रिस्क ऑफ ऑटोडाइजेशन। डिक्रीज रिस्क ऑफ ऑटोडाइजेशन। ऑटोडाइजेशन का रिस्क वो कम हो जाता है, और पेनक्रियाज को टाइम मिल जाता है कि वो क्या कर सके? अपने आप को हीलिंग कर सके। पेनक्रियाज को टाइम मिल जाता है, वो अपने आप को क्या कर सकता है? हीलिंग कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन थे जो कि पेनक्रियाटाइटिस के केस के अंदर हमें करने होते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखने की बात यही है स्टूडेंट्स इसके अंदर, कि आप लोगों को ये जो मेडिकेशन है, एंटासिड देनी है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देने हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देने हैं। क्यों देने हैं? टू डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन एंड प्रिवेंट द एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम। यानी कि मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, यहाँ पर अगर आपका पेनक्रियाज है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वन सेकेंड, थोड़ी सी क्लीनिंग। पेनक्रियाज के अंदर एक एंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिन। पेनक्रियाज के अंदर एक एंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन है, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा कब? ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा जब इसको क्या मिलेगा? HCl मिलेगा। कब कन्वर्ट होगा ये? जब इसको क्या मिलेगा? HCl। जब इसको क्या मिलेगा? HCl मिलेगा। और HCl जब इसको मिलेगा ना, उस कंडीशन के अंदर ये क्या होगा? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम HCl ही ना दें,
हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली मेडिकेशन देकर हम क्या कर रहे हैं, एचसीएल के प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर रहे हैं, या एचसीएल के प्रोडक्शन को हम स्टॉप कर रहे हैं। तो एचसीएल का प्रोडक्शन हम स्टॉप क्यों कर रहे हैं, ताकि जो काइमोट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन के अंदर, या ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट ना हो। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन होता है, सॉरी, ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो ट्रिप्सिनोजन जब एचसीएल नहीं मिलेगा ट्रिप्सिनोजन को, तो वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो जो ऑटोडाइजेशन की रिस्क है, ऑटोडाइजेशन का ऑटोडाइजेशन का जो रिस्क है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाता है। ऑटोडाइजेशन का रिस्क है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए इसीलिए क्या किया जाता है कि गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, जिसकी वजह से हम पेनक्रियाज के स्टिमुलेशन को या पेनक्रियाज के एंजाइम के एक्टिवेशन को हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और पेनक्रियाज के एंजाइम के एक्टिवेशन अगर रुक जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वहां पे पेनक्रियाज को ऑटोडाइजेशन का रिस्क कम हो जाता है, साथ ही साथ हिलिंग के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ में, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या करना है देखो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। हमें क्या करना है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देनी है पेशेंट को। कौन सी ड्रग्स देनी है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, जो सिक्रेशंस को भी कम कर रही है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, इससे क्या होगा, यहाँ पर वेसल की जगह है वेगल स्टिमुलेशन, स्पेलिंग मिस्टेक थी उसके लिए सॉरी। ठीक है, वेगल स्टिमुलेशन है। अगर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आप पेशेंट को दे देते हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वहां पर जब आप पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे रहे हो, जब आप पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वहां पे वेगल स्टिमुलेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दोगे तो वेगल स्टिमुलेशन कम होगा, और वेगल स्टिमुलेशन के कम होने की वजह से, वेगल स्टिमुलेशन के कम होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होगी, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी का मतलब है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाते हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, एज पर डॉक्टर ऑर्डर। यहाँ एमसीक्यू बन सकता है, ये एक एमसीक्यू बन सकता है। पीछे वाले मेडिकेशन तो थोड़ा सा इजी थी, तो वहां पर आप कर सकते हो अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस की है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नर्सिंग के कोर्स के दौरान। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनता है कि एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन है वो क्यों दी जाती है इन केस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस। इन केस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन है वो क्यों दी जाती है, ताकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज कर सके। वेगल स्टिमुलेशन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाएगी, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाएगी तो पेनक्रियाज के जो एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाते हैं। तो ये यहाँ से आप लोगों के लिए एमसीक्यू है वो बन सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊं, अगर आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो कि इन केस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस में यूज की जाती है, तो उसमें आप लोगों के लिए ड्रग आएगी आइसोप्रोपेमाइड आयोडाइड, आइसोप्रोपेमाइड आयोडाइड ड्रग है उसका यूज करते हैं। कौन सी ड्रग का यूज करते हैं, आइसोप्रोपेमाइड आयोडाइड। इस ड्रग्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग टू डिक्रीज द वेगल स्टिमुलेशन। वेगल स्टिमुलेशन को डिक्रीज करेंगे, साथ के साथ वेगल स्टिमुलेशन को डिक्रीज होने की वजह से ये क्या हो जाएंगी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, टू डिक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, टू डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, टू डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइसोप्रोपेमाइड आयोडाइड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है, उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साथ ही साथ जब भी हम इसे ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं पेनक्रियाटाइटिस, तो हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर हमें क्या करना है, हमें एब्डोमिनल पेन, हमें क्या करना है, अक्यूट एब्डोमिनल पेन को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। उसको ऑब्जर्व करना है, अक्यूट एब्डोमिनल पेन को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है स्टूडेंट, इस स्पेलिंग में से यहाँ पर है क्ले कलर स्टूल,
क्ले कलर स्टूल। क्ले कलर स्टूल को हमें मॉनिटर करना है। डार्क कलर यूरिन अगर पेशेंट के अंदर आ रहा है तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, ये सारे के सारे साइन है। अब आपसे ये सवाल एमसीक्यू के रूप में आ सकता है, आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है कि साइन ऑफ पेनक्रिएटिक पेनक्रियाटाइटिस कॉम्प्लिकेशन, साइन ऑफ साइन ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, साइन ऑफ पेनक्रियाटाइटिस कॉम्प्लिकेशन। पेनक्रियाटाइटिस के कॉम्प्लिकेशन के साइन कौन कौन से हैं? ठीक है, उन साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास साइन आएंगे एब्डोमिनल पेन। कौन सा साइन आएगा? एब्डोमिनल पेन। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है। एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, जॉइंट पेन, जॉइंट पेन। ठीक है, जॉइंट पेन हो सकता है पेशेंट को। क्ले कलर स्टूल, क्ले कलर स्टूल है वो पास कर सकता है पेशेंट। ठीक है, साथ के साथ डार्क कलर यूरिन, डार्क कलर यूरिन, ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट साइन है जो कि पेनक्रियाटाइटिस के एज ए कॉम्प्लिकेशन, पेनक्रियाटाइटिस के एज ए कॉम्प्लिकेशन आप लोगों को दिखाई देते हैं। ठीक है, एज ए कॉम्प्लिकेशन वो आप लोगों को क्या दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि पेनक्रियाटाइटिस के कॉम्प्लिकेशन के साइन कौन से हैं, तो ये सारे साइन है। ठीक है, अगर जब पेनक्रियाटाइटिस है वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है, और तो वो पेनक्रियाटिक जूस की वजह से ऑटो डाइजेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये सारे साइन आपको देखने मिल जाते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है जो कि क्या है, टीपीएन शुड बी एडमिनिस्टर एज पर डॉक्टर ऑर्डर। टीपीएन का मतलब है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन का मतलब होगा स्टूडेंट हमारे लिए क्या होगा, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन, टीपीएन का मतलब क्या होगा, टोटल पेरेंटल, पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो क्या कर पेशेंट को हमें एडमिनिस्टर करना है। बिकॉज क्योंकि अगर आप पेशेंट को टोटल पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो, और आपने उसको एनबीएम रख रखा है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो क्या हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, हमने ओरली तो एनबीएम रखा है। ठीक है, तो हमें क्या, हमने क्या करना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो हमें देना होगा। पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मतलब अब हमें वो सारा जो भी हम खाने के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहे थे, जो हमने खाना, जो भी फूड हम इंजेस्ट करते हैं, उसके डाइजेशन के बाद जो भी ग्लूकोज, प्रोटीन है और जो भी फैट है वो सब हम एब्जॉर्ब करते हैं, वो सारा का सारा हमें प्रिपेयर्ड फॉर्म के अंदर बाहर से पेशेंट के अंदर पेरेंटल रूट के थ्रू हमें एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। तो अगर एक स्टैंडर्ड टीपीएन के कंपोजिशन की मैं बात करूँ, स्टैंडर्ड टीपीएन कंपोजिशन, स्टैंडर्ड टीपीएन कंपोजिशन, एक स्टैंडर्ड टीपीएन कंपोजिशन की अगर हम दोनों बात करें, हम लोग अगर टीपीएन की बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा देखो, एमिनो एसिड होंगे 4.25%। ठीक है, एक अगर 100 ml का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कितने परसेंट कौन सा सॉल्यूशन होगा या कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो एमिनो एसिड्स हैं वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का, टीपीएन का 4.25% हिस्सा बनाएंगे। साथ ही साथ हम बात करें डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज की बात करूँ तो सी एच ओ मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं, यहाँ पे सी एच ओ का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे सी एच ओ का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कितना बनेगा, 15%। कार्बोहाइड्रेट कितना बनेगा, 15%। अगर एक टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन का 4 अगर कंपोजिशन की बात करें तो उसके कंपोजिशन में 4.25% तो क्या होंगे, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का मतलब हो गया प्रोटीन। एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है वो डेक्सट्रोज के रूप में मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, 15% मिलेगा। और फेट इमल्सन, फेट फेट इमल्सन, फेट इमल्सन का मतलब हो गया लिपिड्स। ठीक है,
और लिपिड्स कितनी मिलेंगी? 20%। एक टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के सॉल्यूशन के अंदर 4.25% तो क्या होती है आपकी प्रोटीन होती है, ठीक है, 15% उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट इमल्सन उसमें कितना होता है? 20%। मतलब हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, अगर हम बात करें, हाईएस्ट कंसंट्रेशन है। टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज। आई थिंक ठीक है। पेट इमल्शन की मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो पेट इमल्शन है तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसका ये कंपोजिशन, एक स्टैंडर्ड टीपीएन का ये कंपोजिशन है वो होता है, ठीक है। और जब भी हम पेनक्रियाटाइटिस के केस के अंदर बात करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमें पेशेंट को टीपीएन एडमिनिस्टर करना होता है, टीपीएन के। अब टीपीएन का अगर आप टीपीएन सॉल्यूशन की अगर आप पैकिंग देखना चाहो तो मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के शॉर्ट सेक्शन में आप जाकर के टीपीएन का सॉल्यूशन है उसकी पैकिंग है वो देख सकते हो कि टीपीएन कैसा दिखाई देता है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे जो भी मैं भी समझा रहा हूँ, जो भी मैं लेक्चर वीडियो की, तो आप लोगों की तैयारी में आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट है क्लास से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन मेरे सामने ही चल रहा है, मैं ऑन द स्पॉट कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो आता है वो रहता है हमारा, ये तो था पेनक्रियाटाइटिस के बारे में, ठीक है। ये हमारी बात थी आपकी पेनक्रियाटाइटिस के बारे में। तो पेनक्रियाटाइटिस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये पेनक्रियाटाइटिस की बात हो गई है। अब पेनक्रियाटाइटिस के बाद हम बात करें तो उसमें एक कंडीशन आती है, उसमें एक कंडीशन आती है, और वो कंडीशन क्या आती है? वो आती है आपका क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। कंडीशन आती है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस का मतलब हो गया स्टूडेंट, अगर पेनक्रियाज का जो इन्फ्लामेशन है, जो इन्फेक्शन है, वो ग्रेजुअल इन ऑनसेट और लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर वो रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है और ग्रेजुअल इन ऑनसेट धीरे धीरे होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा, ठीक है। तो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट साइन है जो कि हमें दिखाई देते हैं। और वो इंपॉर्टेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइन है जो कि हम बात करें, तो इंपॉर्टेंट साइन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट साइन, इंपॉर्टेंट साइन है वो है, सबसे पहले आएगा आपका क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के अंदर क्या होगा? सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, ठीक है। सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में क्या मिलेगी आपको? टेंडरनेस। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमें क्या मिलेगी? टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब होगा कि जब आप पालपेट करने की कोशिश करोगे तो पेशेंट आपको हाथ भी नहीं रखने देगा, इतना पेन, इतना सीवियर पेन पेशेंट को वहां पे क्या होगा? फील हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा, जब पेनक्रियाज इन्फ्लाम हो जाएगा तो उसको, उसकी साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। साइज इंक्रीज होने की वजह से जैसे ही आप लेफ्ट क्वाड्रेंट में पालपेट करोगे, डीप पाल्पेशन करोगे, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या फील होगा? एक मास फील होगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ कुछ है, कुछ टाइट टाइट सा यहाँ पे है, आपको फील होगा, मतलब मास फील होगा, ठीक है। मास इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, मास फील होगा ड्यूरिंग पाल्पेशन। पाल्पेशन के टाइम में आपको क्या फील होगा? वहाँ पे एक मास फील होगा। जब भी आप पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन है वो परफॉर्म कर रहे हो, उस समय आपको क्या फील होगा? एक मास फील होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेट लॉस होगा पेशेंट का। वेट लॉस, पेशेंट का वेट लॉस क्यों होगा? कि वेट लॉस इसलिए होगा क्योंकि पेनक्रिएटिक एंजाइम, वेट लॉस इसलिए होगा क्योंकि पेनक्रिएटिक जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो फूड का जो भी खाना आपने खाया है, जो भी पेशेंट ने खाना खाया है, जो भी इंजेस्ट किया है,
डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस है वो क्या हो गया है, मिनिमाइज हो गया है, मेडिकेशन की वजह से भी हो गया है, साथ ही साथ पेनक्रियाटिक जूस है वो क्या कर रहा है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन मिल रहा था HCl का, तो उस वजह से हमने क्या किया, HCl को भी स्टॉप कर दिया, तो उस वजह से क्या नहीं होगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, बॉडी जो भी खाना हम खाएंगे उसको प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाएगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो पेशेंट का क्या होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। वेट लॉस के बाद होगी मसल्स वास्टिंग। मसल्स वास्टिंग, मसल्स वास्टिंग का मतलब है अब यहाँ पर क्या होगा, अब जब बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलेगी, फेट नहीं मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा टाइम पे, तो बॉडी क्या करेगी, जो मसल्स है उनको भी डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, उनका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, तो क्योंकि बॉडी को तो कंटिन्यूअसली एनर्जी का प्रोडक्शन करना होता है, तो इसलिए वहां पे क्या होगा, मसल्स वास्टिंग है वो शुरू हो जाती है। ठीक है। और लीवर एंजाइम्स की वो डिफिशियंसी रहती है, पेनक्रिया जो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की वजह से प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो वहां पे पेशेंट के अंदर जॉइंटिक्स भी देखने को मिलता है। पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, जॉइंटिक्स भी हमें देखने को मिलता है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, ये क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। अब पेनक्रियाज के इन्फ्लामेशन हो गया और क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, तो हो सकता है कि पेशेंट के अंदर डायबिटीज मेलाइटस, डीएम, डायबिटीज मेलाइटस के साइन एंड सिम्टम्स हो। क्यों? क्योंकि क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की वजह से जो इंसुलिन है, या जो पेनक्रियाज की जो एंडोक्राइन impaired function of impaired function of endocrine part, impaired function of endocrine part of pancreas, part of pancreas। ठीक है। पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट के फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, इम्पेयर्ड होने की वजह से क्या होने हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन है, सोमेटोस्टेटिन है, इनका लेवल इम्बेलेंस हो जाएगा, और इनका लेवल इम्बेलेंस होने की वजह से ब्लड के अंदर ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज का लेवल है इम्बेलेंस, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है वहाँ पे स्टूडेंट, इम्बेलेंस होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पेशेंट क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, हमें डायबिटीज मेलाइटिस है वो देखने को मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स आता है सिकोरिया। सिटोरिया का मतलब है फेट डिस्चार्ज इन स्टूल, फेट डिस्चार्ज इन स्टूल, स्टूल के अंदर फेट का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, स्टूल के अंदर क्या हो जाता है, एक्सेसिव फेट का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब स्टूल के अंदर सबसे ज्यादा फेट है वो निकलना शुरू हो जाती है बिना डाइजेस्ट हुए हुए, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, वेट लॉस ही होगा। ठीक है। और जो पेट, स्टूल के अंदर पेट अगर डिस्चार्ज हो रहा है, पेट अगर बाहर निकल रहा है स्टूल के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं सिटोरिया। ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। आई थिंक आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के लिए MCQ है वो बन सकते हैं। ठीक है, एक MCQ तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है कि डायबिटीज मेलाइटिस क्यों हो सकता है। ठीक है। बाकी तो थोड़े से इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, ये तो आप लॉजिकली बात करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है, जो कि कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक अगर आपको कोई डाउट है अभी तक की क्लास में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस देख चुके हैं हम, इसमें देखिए क्रोनिक एब्डोमिनल पेन है, टेंडरनेस है, ये हम देख चुके हैं। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर मास फील होगा, वेट लॉस होगा, मसल वास्टिंग हो जाती है, जॉइंटिक्स होने लग जाता है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। और सीटोस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। पेट डिस्चार्ज, पेट डिस्चार्ज इन स्टूल, स्टूल के अंदर पेट का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ
क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के मैनेजमेंट की अगर आप लोग बात करते हो स्टूडेंट, ठीक है, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारे पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिटोरिया हो रहा है, बाकी जो भी डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो हमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, सिटोरिया मतलब पेट डिस्चार्ज हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एजुकेट, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, एजुकेट पेशेंट अबाउट, पेशेंट को हमें एजुकेट करना पड़ेगा किसके बारे में, कि हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको लो फेट डाइट लेनी है, क्या लेनी है, लो फेट डाइट, या हम ये बोल सकते हैं लिमिट द फेट इनटेक, लिमिट द फेट एंड प्रोटीन इनटेक, इनटेक इन डाइट, डाइट के अंदर आपको क्या नहीं करना है, प्रोटीन और फेट के इनटेक को लिमिटेड करना है, लेना है लेकिन लिमिटेड लेना है, ठीक है, तो फेट को मतलब आपको अपनी डाइट के अंदर चेंज क्या करना है, फेट और प्रोटीन को है आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड करना पड़ेगा, लिमिटेड करोगे तभी जाकर के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि पेनक्रियाटाइटिस के इन्फ्लामेशन की वजह से, क्रोनिक पेनक्रियाज के इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोटीन और फेट को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स है उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और ये ऐसे ही बिना डाइजेस्ट हुए स्टूल के साथ बाहर निकल रही है, तो इनको हम मिनिमाइज करके जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको डाइजेस्ट करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि बॉडी का मसल फास्टिंग और वेट लॉस है वो मिनिमम हो जाए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर सप्लीमेंट्स देंगे हम पेशेंट को, एडमिनिस्टर सप्लीमेंट, किस चीज़ के सप्लीमेंट्स, विटामिन के, मिनरल्स के, विटामिन के, मिनरल्स के, इनके सप्लीमेंट्स देंगे, ताकि बॉडी के अंदर क्या बना रहे, विटामिन है, जैसे फेट है, फेट अगर डायरेक्ट डिस्चार्ज हो रही है, फेट का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या नहीं होगा, फेट सोल्यूबल विटामिन है उनका क्या नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स, फेट सोल्यूबल विटामिन से उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और उनकी डिफिशियंसी होगी, उनका डिफिशियंसी होगी तो उनकी विटामिन की डिफिशियंसी की पर्टिकुलर जो डिजीज कंडीशन है वो अराइज होने के काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उस रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एडमिनिस्टर करना होता है, क्या एडमिनिस्टर करना है हमें, एडमिनिस्टर करना है, एडमिनिस्टर सप्लीमेंट्स एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे, जो कि विटामिन के सप्लीमेंट्स है, मिनरल्स के जो सप्लीमेंट्स है वो हमें क्या करने पड़ेंगे, एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, एक तो एमसीक्यू ये है, ये वाला एमसीक्यू है कि किस प्रकार के डाइटरी चेंज करेंगे क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन के अंदर, वो भी आप देख सकते हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बन रहा है आप लोगों के लिए, वो ये है कि हमें क्या करना है, प्रीपेड पेनक्रेटिक एंजाइम की जो प्रिपरेशन आती है, प्रीपेड जो पहले से ऑटोमेटिक मतलब जो बाहर से सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जा रहे हैं, उनको उन पेनक्रेटिक एंजाइम की प्रिपरेशन को हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ऑर्डर हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है, एडमिनिस्टर द, एडमिनिस्टर द पेनक्रेटिक एंजाइम्स प्रिपरेशन, पेनक्रेटिक एंजाइम्स की जो प्रिपरेशन उनको हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है, पेनक्रेटिक एंजाइम्स की जो प्रिपरेशन को एडमिनिस्टर करने का रीजन क्या है, ऊपर देखो जो फैट और प्रोटीन का जो डाइजेशन नहीं हो रहा है उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए हमें क्या जरूरत है, पेनक्रेटाइटिस के जो पेनक्रिया जो क्या बोलते हैं इसको अपन, जो प्रिपेयर्ड पेनक्रेटिक एंजाइम्स है, प्रिपेयर्ड पेनक्रेटिक जो एंजाइम्स की जो प्रिपरेशन आती है उनको हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एडमिनिस्टर करना है, ताकि हमारे जो बॉडी है वो क्या कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए, ताकि पेशेंट की बॉडी इसको क्या कर पाएगी, डाइजेस्ट कर पाएगी, डाइजेस्ट कर पाएगी तो पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, बन जाता है, ठीक है। एक और एमसीक्यू, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, अभी हमने देखा साइन एंड सिम्टम्स के अंदर कि क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के केस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के केस के अंदर क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस के साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या हो जाते हैं, अराइज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, पेनक्रियाज के जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं, और पेनक्रियाज के जो एंडोक्राइन फंक्शन इम्पेयर्ड हुए हैं उस वजह से वहां पर क्या हो जाता है,
ग्लूकोज का जो लेवल है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, वो क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट के अंदर इंसुलिन और ग्लूकागोन में उनका इक्वेशन है वो नहीं होता और इम्बेलेंस हो जाता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, हमें क्या करना, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर एडमिनिस्टर दें, एडमिनिस्टर क्या एडमिनिस्टर करना है, इंसुलिन। ठीक है, हमें क्या एडमिनिस्टर करना है स्टूडेंट, इंसुलिन हमें एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। क्या एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, इंसुलिन हमें एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। इंसुलिन हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ऑर्डर। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए काम आएगा। इंसुलिन क्या काम करेगा, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट से उनका यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स का हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यूज कर सकते हैं। और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स का यूज करके भी हम क्या कर रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहे हैं, मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम क्या करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स की अगर मैं आप लोगों के साथ एग्जाम्पल्स की बात करूं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स के एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है, वो एग्जाम्पल आप सबका देखा हुआ होगा, वो होगा आपका मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन, ये तो कॉमनली मेडिकेशन है जो कि आप सब जानते होंगे आई होप। जहाँ तक आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस करी है तो आपने मेटफॉर्मिन जरूर आपने हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर देखी होगी। नेक्स्ट जो ग्लूकोज के लेवल को मॉनिट मेंटेन करने के लिए हम यूज करेंगे वो करेंगे ग्लीमीप्राइड। ग्लीमी सॉरी ग्लीमीपिराइड, ये मेडिकेशन ग्लीमीप्राइड मेडिकेशन है, वो हम ब्लड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। ये सारे के सारे जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के एग्जाम्पल हैं जो कि हमें याद रखने हैं, ताकि हम अगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की जगह अगर हमारे पास ये पूछा जाए कि पेनक्रियाटाइटिस के अंदर मेटफॉर्मिन क्यों दे रहे हैं, ग्लिमिप्राइड क्यों दे रहे हैं, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम क्या कर सके, मैनेज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वन है रोसीग्लिटाजोन। नेक्स्ट वन आती है आपकी रोसीग्लिटाजोन। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है जो कि हमें यूज करने इन केस ऑफ क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस टू मैनेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, टू बैलेंस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल वो इम्पेयर्ड हो गया, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस एंजाइम और जो आपके हॉर्मोन्स है वो इम्बेलेंस हो गए, मतलब पेनक्रियाज के जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमें मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड और रोसिग्लिटाजोन, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड और रोसिग्लिटाजोन और इंसुलिन, इनका यूज कर सकते हैं। पर ध्यान रखने की बात है कि इनका यूज हम तब करेंगे अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ऑर्डर, एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। डॉक्टर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें इनका यूज करना है, अपनी तरफ से हमें कोई भी चेंजेज नहीं करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए, लो फैट डाइट देनी है, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, सप्लीमेंट्स की जो प्रिपरेशन है वो देनी है, विटामिन एंड मिनरल्स, कैलोरी इनटेक को प्रमोट करने के लिए। पेनक्रेटिक एंजाइम्स की जो प्रिपरेशन है वो हमें एडमिनिस्टर करनी है ताकि डाइजेशन हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके, फैट एंड प्रोटीन का क्या हो सके, प्रॉपर डाइजेशन और क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। नेक्स्ट है इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन का हमें यूज करना है, कर सकते हैं, ताकि करें, ताकि हम क्या कर सकते हैं, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज इसलिए करेंगे ताकि जो इम्बेलेंस ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो सके, बैलेंस हो सके। तो ये है आज की क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास के साथ हम लोगों ने पेनक्रियाटाइटिस का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, काफ़ी लंबी क्लास रही है, 2-3 क्लासें, 4-5 क्लासें हो चुकी हैं इसकी। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ें ताकि हम लंबे समय तक याद रख सकें। कोई भी एमसीक्यू अगर पेनक्रियाटाइटिस से आता है तो उसको हम अटेम्प्ट करके अपने नंबर वो सिक्योर कर सकें। आई होप, आई होप आप लोग आज मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही लेक्चर वीडियोस की क्लासें आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी।
Please do consider like, share, and subscribe. Thank you so much.